मैं इस समय भागलपुर जिला के अंतीचक स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेषों पर मौजूद हूँ। करीब 1200 साल पहले ये विश्व का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक शुमार किया जाता था। तकरीबन करीब 430 साल तक ये भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया में शिक्षा का अलख जगाता रहा। आज इसकी मौजूदा वास्तविक स्थिति क्या है, सरकार ने इसे कितना संवार पाया है और यहाँ के स्थानीय मुकामी लोगों की यहाँ से अपेक्षा क्या है, इसको मैं बताऊं उससे पहले मैं इस अजीमुशान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में कुछ रोशनी प्रकाश डालना चाहता हूँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो पाल वंश के द्वितीय राजा धर्मपाल के द्वारा 8वीं शताब्दी में 769 ईस्वी में इसकी संग बुनियाद, इसकी नींव रखी गई थी। मैं बताऊं आपको कि बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध ने इसको खड़ा किया। बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से राजाओं जैसे मौर्य काल के अशोक, जिनका नाम आता है, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े संरक्षक थे। बौद्ध धर्म की शिक्षा और धर्म के प्रसार के लिए, विस्तार के लिए अशोक ने सबसे पहले अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। और बौद्ध धर्म की मजबूती के लिए अशोक ने तृतीय बौद्ध कॉन्फ्रेंस, बौद्ध महासम्मेलन, बौद्ध धर्म की मजबूती के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए आहूत किया था। मौर्यों के बाद गुप्तों ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए नालंदा में कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में तकरीबन 414-415 में महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके बाद बौद्ध धर्म के जो संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले राजाओं में पाल वंश, जो कि बंगाल वंशीय, ये पाल वंश, इसका केंद्र बंगाल में था। ये बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए, बौद्ध धर्म के उद्धार के लिए, बौद्ध धर्म के शिक्षा के प्रसार के लिए धर्मपाल ने यहीं भागलपुर के अंतीचक में विक्रमशिला की स्थापना की। मैं विक्रमशिला महाविहार विश्वविद्यालय के विषय में बताऊं उससे पहले पाल वंश के विषय में मैं बता दूं कि पाल वंश के द्वितीय राजा थे, जो सम्राट थे, धर्मपाल। यही सही मानों में ये पाल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। इसके पहले गोपाल, जो इनके पिता थे, उनको कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने राजा बनाया था। लेकिन पाल वंश को मजबूत और विस्तार करने में जो योगदान, महती योगदान थी, वो धर्मपाल का था। धर्मपाल का कार्यकाल 769-770 से लेके 814-810 तक माना जाता है। लोग ऐतिहासिक दस्तावेजों में इतिहासकार बताते कि 40 वर्षों तक धर्मपाल ने शासन किया। और ओवरऑल पाल वंश की बात करें तो ये 300 वर्षों तक शासन किया। इसका अधिकांश समय पाल वंश का राजनीतिक कोलाहल में और युद्धों में व्यतीत हुआ। त्रिपक्षीय जो युद्ध था, राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार और पाल वंश, जो उत्तर भारत में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए यह युद्ध हुआ था, उसमें भी पाल वंश ने पशुपेश थे। इसमें युद्ध में यह शामिल था। अंतिम रूप से त्रिपक्षीय युद्ध में इसको हार और शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो ये जो विक्रमशिला, उसके बावजूद इसने विश्वविद्यालय को शिक्षा के क्षेत्रों में काम करना नहीं भूला। इतने युद्धों में मशरूफ रहने के बावजूद इस विश्वविद्यालय के विषय में मैं बता दूं कि ये 60 के दशक से पहले ये मंजर आम पर नहीं था। लोग 1960 के बाद ही ये जान पाए कि यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय महाविहार है। इसका उत्खनन जो है 1960 में ये पता लगा कि भागलपुर से तकरीबन 40-45 किलोमीटर की दूरी पर पहले भी कई धाराएं थे। जो विद्वानों का जो विचार था 60 से पहले कि इसको 3 जगह पर मानते थे। एक का कहना था कि भागलपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर कहलगांव रेलवे स्टेशन के समीप है। दूसरे विद्वानों का यह विचार था कि कहलगांव रेलवे स्टेशन से 3 माइल पूर्व बटेश्वर नाथ का जो टीला नामक स्थान है, वहां पर महाविहार है। और तीसरा जो विचारधारा था वो मानता था कि भागलपुर के पमर घाट में है। लेकिन 60 के बाद अंतीचक में, अंततः खुदाई में 100 एकड़ क्षेत्र में खुदाई स्थल से यहाँ पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी का ये मंजर आम हो गया। मैं बताता चलूं कि नालंदा विश्वविद्यालय
जो गुप्तों ने 5वीं शताब्दी में स्थापना की थी। 400 वर्षों तक विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय के समकालीन रहा। यहाँ पर जो नामांकन होता था, जो एडमिशन होता था, वो आसान नहीं था, बिल्कुल हाथों में दूब जमाने की मानिंद था। कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा बताते हैं कि यहाँ पर ये 4 द्वार हुआ करता था। एक दक्षिण में जो द्वार पंडित हुआ करते थे वो प्रज्ञा करमथी, उत्तर में नरोपंथ होते थे, पूरब में शांति ज्ञान रक्षित होते थे और पश्चिम में बागेश्वरकीर्त। जो 4 कोनों पर 4 द्वार पंडित थे, उनसे कोई साक्षात्कार, उनके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ही 2 देवढ़िया यानी कि 2 द्वार के पास जो स्कॉलर बैठे रहते थे, उनसे मुखातिब और उनके प्रश्नों का जवाब देने के बाद ही कोई जो है सेंट्रल विंग में यानी केंद्रीय कक्ष में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पहुंच पाता था। उसका जवाब देने के बाद ही नामांकन संभव था। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जैसा कि सब जानते होंगे कि ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिक्षा का ये जो है केंद्र स्थापित किया गया था। यहाँ पर भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, तिब्बत, कोरिया से लोग यहाँ पर बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते थे। यहाँ 100 से अधिक अध्यापक अध्यापन कार्यों में संलिप्त थे। बताते हैं कि यहाँ के सबसे मशहूर और ख्याति प्राप्त आचार्यों में, विद्वानों में दीपांकर श्री ज्ञान थे, जो 11वीं शती में तिब्बत के राजा के बुलावे पर तिब्बत प्रस्थान किया था और वहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार में उनका अहम रोल और किरदार था। आतिश दीपंकर के विषय में मैं बता दूं कि ये ओदंतपुरी जो पाल वंशियों ने ही, जो गोपाल ने ही स्थापना किया था, वहाँ के ये छात्र थे और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के मशहूर और ख्याति प्राप्त आचार्य थे। उन्होंने 200 से अधिक ग्रंथों की रचना की थी और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इनके अतिरिक्त रक्षित, विरोचन, जतारी, बुद्ध मित्र, अभ्यंकर, रत्नाकर वगैरह जो है विद्वानों की एक टोली थी, आचार्यों की और शिक्षकों का बच्चों को, छात्रों को पठन पाठन का कार्य कराते थे। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आज बियाबान इलाके में स्थित है, ये यहाँ पर एक अध्यक्ष हुआ करते थे। पूरे विश्वविद्यालय का एक अध्यक्ष जो संभवतः कुलपति विश्वविद्यालय के होते थे और 6 विद्वानों की मंडली, एक समिति थी जिसका कार्य परीक्षा, शिक्षा और अनुशासन का दायित्व का निर्वहन करना होता था। यहाँ पर जैसा कि बताया कि 1000 से ज्यादा छात्र पढ़ने, अध्ययन, अध्यापन के लिए आते थे। कुछ लोग कहते हैं कि 10,000। यहाँ के इतिहासकार और यहाँ के पुरातत्ववेताओं में जो मशहूर प्रोफेसर डॉक्टर R.K. राय कृष्ण चौधरी, उनकी माने तो ये नालंदा विश्वविद्यालय से भी भव्य था। यहाँ पर 160 विहार थे और नालंदा विश्वविद्यालय के अपेक्षा यहाँ एंट्रेंस के 6 पॉइंट थे, 6 एंट्री गेट थे, बड़े बड़े मुख्य द्वार। जबकि नालंदा में जो राधा कृष्ण चौधरी बताते हैं कि एक ही मुख्य द्वार, एंट्रेंस गेट था, जबकि इस विक्रमशिला में 6 मुख्य द्वार हुआ करते थे। यहाँ पर ये 10वीं शताब्दी में इसका जो वैभव था, विराट विश्वविद्यालय अपने मुकाम को, ऊंचाइयों को छू गया था। नालंदा भी इससे पीछे छूट गया था। जैसा कि ये 12वीं शताब्दी में ये इस विश्वविद्यालय, इस विराट शिक्षण केंद्र में लगभग 3000 छात्र यहाँ पर अध्ययन किया करते थे। यहाँ पर छात्रों के रहने के लिए छात्रावास और भोजन की मुफ्त व्यवस्था थी, जिसके लिए पाल राजाओं ने विश्वविद्यालय को जागीरें प्रदान कर रखी थी। यहाँ पर एक समृद्ध पुस्तकालय भी हुआ करता था। हालांकि जो नालंदा विश्वविद्यालय में कई मल्टी स्टोरेज पुस्तकालय थी, लेकिन यहाँ भी एक समृद्ध पुस्तकालय हुआ करता था जो ताड़ पत्रों पर लिखा हुआ रहता था और उस पुस्तकालय जो यहाँ के छात्र थे वो अध्ययन करते थे, किताबें पढ़ते थे। बाद में जो किताबें थी वो 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रांता बताया जाता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के लेफ्टिनेंट, मोहम्मद गौरी के लेफ्टिनेंटों में से एक थे बख्तियार खिलजी ने इसे एक सीटाडेल गढ़ समझकर इसे नजर आतिश यानी आग के हवाले कर दिया। लेकिन कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि चूंकि पाल वंश जो है बौद्ध धर्म के पोषक थे, बौद्ध धर्म
को मानते थे। पाल वंश के पतन के बाद दूसरे राजवंश का आगमन हुआ, उन्होंने राजाश्रय बंद कर दिया, जिसकी वजह से रेवेन्यू समाप्त हो गया। जो पैसे मिला करते थे, जो संसाधन दिए जाते थे, वो बंद होने जाने की वजह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय तकरीबन 436 तक जो है कार्यरत था, वो खत्म हो गया। आज इसका खंडर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह पर स्तूप और वगैरह वगैरह जो बौद्ध धर्म के जो प्रतीक है वो आपको नजर आएंगे। ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ये विश्व विश्रुत था। ये बौद्ध संसार में बहुत ही सम्मान के नजरिए से देखा जाता था। मैं ये बता दूं कि यहाँ राधा कृष्ण चौधरी जो एसएसबी कॉलेज में भी कार्यरत थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा है कि ये विश्वविद्यालय कई मायनों में नालंदा विश्वविद्यालय से आगे निकल चुका था। और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला ये 400 वर्षों तक साथ साथ चलता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई थी, लेकिन ये 400 वर्षों तक साथ साथ रहा। 3 विश्वविद्यालय जो बौद्ध धर्मों का माना जाता है, जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, उनमें उदंतपुरी, नालंदा और विक्रमशिला। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसे स्थापना करने का मुख्य मकसद था। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के अलावा वेद, उपवेद, हेतु विद्या, तर्क शास्त्र, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण की यहाँ पर पढ़ाई होती थी। यहाँ पर एक बहुत ही समुन्नत, मैंने बताया कि एक वक्त को नापने के लिए, समय को देखने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय की तरह जल घड़ी भी हुआ करता था। यहाँ पर काफी अभी भी दबा हुआ है, क्योंकि ये पूरा कहलगांव डिवीजन ही ये जो है बिल्कुल इसके अंदर विक्रमशिला के जगह जगह पर मिलते हैं। यहाँ पर पाल काल, जो मौर्य काल और पाल काल में जो स्थापत्य के क्षेत्र में जो काम हुआ वो अपने आप में बेमिसाल और बेजोड़ था। यहाँ पर ग्रेनाइट के चट्टानों पर बौद्ध धर्म के जो वाणी है, संस्थापक है, महात्मा बुद्ध के विभिन्न जो उनके आयाम गुजरे हैं, जन्म से लेकर के गृह त्याग से लेकर के जो शिक्षा, उन तमाम चीजों को दर्शाया गया है। और भगवान बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के बाद विष्णु के यहाँ पर छोटे छोटे मूर्तियां भी मिली है। यहाँ पर स्तूप आप देखेंगे तो स्तूप में बता दूं कि स्तूप महात्मा बुद्ध के मरणोपरांत इनका महापरिनिर्वाण कहते हैं। महापरिनिर्वाण के बाद इनका 483 में महापरिनिर्वाण हुआ। उस समय के राजाओं ने उनके राख को, उनके ऐश को 8 जगहों पर ले गए और उस जगह पर स्तूप का निर्माण कराया। और फिर कहते हैं कि अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था। जो पहले ब्राह्मण धर्म का पोषक था वो बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। तो इस तरह से विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो अभी फिलहाल नालंदा विश्वविद्यालय है, उसका तो पुनर्जीवन हो चुका है, लेकिन इस विक्रमशिला जो वैभवशाली कभी रहा है उसका दोबारा जो गौरव कब वापस होगा, इसके लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार दोनों पहल कर रही है। पिछले माह ही यहाँ पर सम्राट चौधरी आए थे गौराडी में और उन्होंने कहा कि 250 एकड़ जो है एक्वायर कर लिया गया है और इसी बार से विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय पर हाथ लग जाएगा, काम होना शुरू हो जाएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ जो विक्रमशिला जो सौतेलापन ये झेलना पड़ा उसका, लेकिन अब जो है जो घोषणा करने के बाद मुमकिन लग रहा है कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ये पुनः इसका जो गौरव है वापस लौट सकता है। अगर मैं बताऊं कि यहाँ पर आने तक, तो यहाँ पर पहुँचने का दोनों रास्ता है, एक सड़क मार्ग भी है और रेल मार्ग भी है। सड़क मार्ग में अभी सड़क फिलहाल ठीक ठाक है, लेकिन ठीक ठाक होने के बावजूद भी यहाँ पर भारी वाहनों का दबाव सड़क पर रहता है। जो घंटा सवा घंटा तक आप इस पॉइंट पर, इस रियूज पर पहुँच सकते हैं, वो कभी कभी कई घंटों, 5 घंटे 4 घंटे लग जाते हैं। और सड़क कमोबेश जो स्थिति उसकी खराब ही रहती है। आप जैसे यहाँ पर टर्न करते हैं तो यहाँ पर संकेतक तो है विक्रमशिला रियूज का, लेकिन जो कई छोटे छोटे मोहल्ले हैं, गांव के जो गलियां हैं, उसमें पानी भरा हुआ रहता है। चूंकि नाली निकासी नहीं है, बिल्कुल सड़क पर जो पानी बह रहा है, तो इससे पर्यटक को कहीं न कहीं आने में दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साफ सफाई की यहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था है, शौचालय भी है, पानी की भी व्यवस्था है, सुरक्षा की भी व्यवस्था है। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय सहजता के साथ स्थानीय लोग ही सिर्फ यहाँ पर देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, लेकिन इसका जो वक्त है, सही समय है, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक ये पर्यटक यहाँ पर आते हैं। लेकिन विदेशी पर्यटक, यहाँ पर विदेशी पर्यटक बहुत ही गैर मामूली, माने बिल्कुल नगण्य कहा जाए तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल 2,
चार नमक के बराबर यहाँ पर आते हैं, नहीं के बराबर। चूंकि ये मैंने बताया पहले कि दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, तिब्बत से जो है छात्र यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, तो विदेशों से चीन, तिब्बत, कोरिया से जो पर्यटक यहाँ जो पहुँचना चाहिए, जो नालंदा में जिस तरह से पहुँचते हैं और यहाँ का पर्यटन करते हैं, समझते हैं, वो नहीं। और एक में विशेष चीज जो यहाँ से मैंने बताया कि दीपांकर श्री ज्ञान जो सबसे बड़े यहाँ पर के आचार्य थे, वो जो है 8वीं शताब्दी में एक वज्रयान, जो बौद्ध धर्म के जो पतन का कारण एक वज्रयान जो सेक्ट संप्रदाय था वो बना। वज्रयान धर्म का जो उद्गम था, जो उद्भव था, यही विक्रमशिला में वो तंत्र मंत्र पर वो आधारित था, पूजा पाठ, भोग विलास, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म जो है वज्रयान सेक्ट की वजह से खत्म हो गया। यानी वज्रयान जो सेक्ट का संप्रदाय का जो उद्भव यही जगह था। और यहाँ पर मैं बता दूं कि जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे नागार्जुन, जो बहुत बड़े बौद्ध भिक्षुक और शून्यवाद के प्रवर्तक थे, जो आपके विक्रमशिला विश्वविद्यालय के एक छोर पर उनकी प्रतिमा मूर्ति लगी हुई थी, जबकि दूसरे छोर पर यहाँ के आचार्य दीपांकर श्री ज्ञान की मूर्ति लगी हुई थी। यहाँ पर एक बाहर में सर्वसुलभ एक धर्मशाला, जो बाहर से आते थे वो धर्मशाला में ठहरते थे, जहाँ उनके रहने की व्यवस्था मुफ्त में की जाती थी या कुछ शुल्क लेके, ये तो जानकारी नहीं, लेकिन धर्मशाला जो सर्वसाधारण के लिए हुआ करता था। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बौद्ध धर्म जो दो सेक्ट में, एक हीनयान और महायान, हीनयान जो निकृष्ट मार्गी और महायान जो उत्कृष्ट मार्गी, तो महायान जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस जो कनिष्क काल में हुआ 1 BC में, 1 AD में, महायान धर्म से ये ज्यादा प्रेरित ये विक्रमशिला बौद्ध विहार था। महात्मा बुद्ध के वैभव और उनके व्यक्तित्व को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए शिक्षा के अहम केंद्रों में जो शुमार किया जाता है, उसमें से एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। तो उम्मीद करते हैं कि जब मैं दोबारा इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पहुंचूं तो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर मंजर आम हो चुका होगा और यहाँ की सरकार और केंद्र सरकार दोनों विक्रमशिला के तरक्की के लिए, प्रगति के लिए जो प्रयास ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ये सिर्फ भागलपुर नहीं, बिहार नहीं, बल्कि ये पूरे देश का विक्रमशिला नाक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सम्मानित वीडियो जर्नलिस्ट अली के साथ सईद अनवर, धन्यवाद।